दिसंबर 2021 की बात है। यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले सैन्य गठबंधन नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। पुतिन को यूक्रेन की कोशिश नागवार गुजरी और उन्होंने कीव पर 24 फरवरी 2022 को हमला कर दिया। ये नाटो में जाने की कोशिश में लगे यूरोपीय देशों के लिए पुतिन की चेतावनी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध में करीब 3 महीने के बाद हालात अब और बदल गए हैं। यूक्रेन के सीमावर्ती के 2 देशों में फिनलैंड और स्वीडन के 30 सदस्यों वाले नाटो से जुड़ने की घोषणा कर दी है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो से जुड़ने की घोषणा को पुतिन के लिए दोहरे झटके के रूप में देखा जा रहा है। इसका कारण है कि स्वीडन और फिनलैंड 200 साल से तटस्थ रुख अपनाए हुए थे। स्वीडन और फिनलैंड की घोषणा से न सिर्फ पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय छवि बल्कि घर के अंदर भी उनकी इमेज को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों फिनलैंड और स्वीडन का नाटो से जुड़ना रूस के लिए झटका है और आखिर क्यों कई साल तटस्थ रहने के बाद स्वीडन और फिनलैंड जा रहे हैं नाटो के पाले में। रूस की तुलना में कितनी है फिनलैंड और स्वीडन की सैन्य ताकत, इससे पहले हम जानने की और भी कोशिश करेंगे कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो आखिर रूस की चुनौती को क्यों नज़रअंदाज करें और क्या इस तरीके की चुनौती को नज़रअंदाज करना कहीं फिनलैंड और स्वीडन के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। दरअसल यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए रूस ने उस पर हमला किया था। अब रूस का यही हमला 2 और देशों यानी स्वीडन और फिनलैंड के नाटो से जुड़ने की वजह बनता नजर आ रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाटो को रोकने की कोशिश में जुटे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए दोहरा झटका है। पहला झटका उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर लगा है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बावजूद रूस नाटो से जुड़ने के इच्छुक अन्य देशों को ऐसा करने से रोकने में नाकाम रहा है और यानी कि किसी देश को नाटो से जुड़ने से रोकने के लिए उसके खिलाफ रूस की आक्रामक रणनीति कारगर होती नजर नहीं आ रही है। उल्टे हाल के वर्षों में रूस की बढ़ती आक्रामकता को ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे लंबे समय से तटस्थ रहे देशों के नाटो के पाले में जाने का सबसे प्रमुख वजह माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन की सैन्य कार्रवाई के बाद स्वीडन और फिनलैंड अपनी सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित हैं और उनके नाटो से जुड़ने की सबसे प्रमुख बड़ी वजह यही मानी जा रही है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के मन में रूस को लेकर डर और संदेह और अविश्वास की स्थिति लगातार बनी हुई। दरअसल ये दोनों देशों में रूस और यूक्रेन पर हमले और पहले ही रूस द्वारा नाटो में शामिल होने पर फिनलैंड और स्वीडन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने से डरे हुए हैं। वहीं इसकी ऐतिहासिक वजह भी है कि अतीत में रूस फिनलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा हड़प चुका है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो से जुड़ने की घोषणा से पुतिन को दूसरा झटका घरेलू फ्रंट पर लगा है। पुतिन यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के आसपास के इलाकों में नाटो के विस्तार को रोकने की कोशिशों के तौर पर प्रचारित करते दिख रहे हैं। अब 2 और देशों के नाटो की ओर कदम बढ़ाने से पुतिन के लिए अब घर में भी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को उचित ठहरा पाना मुश्किल होगा। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के आने से नाटो का सैन्य रूप से भी घेरा रूस के आसपास और मजबूत होगा। कुल मिलाकर अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो से जुड़ते हैं तो ये पुतिन के लिए अच्छा कतई नहीं होगा। सोवियत संघ को रोकने के लिए 1949 में जब नाटो बना तो उसके 12 सदस्य थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो ने रूस के आसपास यानी जो पूर्वी यूरोप में काफ़ी तेजी से अपना विस्तार किया। 1997 के बाद से ही इससे 14 और देश जुड़े हैं। 1991 में 16 इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर अब 30 हो चुकी है। इनमें से 11 पूर्वी यूरोप के ऐसे देश हैं जो कभी मॉस्को के सैटेलाइट स्टेट हुआ करते थे और साथ ही 3 सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। ये देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी नाटो से जुड़ चुके हैं। रूस हमेशा से नाटो को अपने लिए खतरा मानता रहा है। रूस की 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है, इसलिए रूस फिनलैंड के नाटो में जाने का विरोध करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाटो उसके और करीब आए। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की रूस के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर फिनलैंड भी नाटो में आ जाता है तो ये बढ़कर दोगुनी हो जाएगी और फिनलैंड के लिए पश्चिम में गल्फ ऑफ बोथनिया के पार स्वीडन बसा है। फिनलैंड करीब 700 साल तक स्वीडन का हिस्सा रहा है। बाल्टिक सागर पर अधिकार को लेकर 1808 और 1809 में स्वीडन और रूस के बीच फिनिश युद्ध हुआ। 1809 में यह युद्ध खत्म हुआ। इस दौरान स्वीडन का 1/3 क्षेत्र रूस के कब्जे में आ गया, जिसमें फिनलैंड भी था और फिनलैंड को रूसी साम्राज्य का ऑटोनॉमस हिस्सा बना दिया गया।
1917 में फिनलैंड रूस से आज़ाद हुआ, लेकिन नवंबर 1939 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। 1940 में फिनलैंड को मजबूरन सोवियत यूनियन के साथ संधि करनी पड़ी। फिनलैंड ने वादा किया कि वो तटस्थता के सिद्धांत पर अमल करेगा, बशर्ते उस पर हमला न हो। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने कहा था कि उनके देश के नाटो से जुड़ने की संभावना बहुत कम है। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद 2 अप्रैल को सना ने कहा, रूस वैसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। उसके साथ हमारे रिश्ते इस तरह बदले हैं कि अब इसके बेहतर होने या पहले जैसे होने की उम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्वीडन, फिनलैंड या नाटो से जुड़ना रूस के लिए एक बड़ी सामरिक हार है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है और जो विवाद है उसका कारण था नाटो। ऐसे में यदि फिनलैंड और स्वीडन, जो अब तक औपचारिक तौर पर नाटो से नहीं जुड़े थे और ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी, अब अगर नाटो से जुड़ते हैं तो ये रूस की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक होगा। दरअसल फिनलैंड रूस से लगती करीब 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा है और उसके नाटो से जुड़ने से नाटो सेनाओं की रूस की सीमा के आसपास पहुंच 1300 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। स्वीडन और फिनलैंड के जुड़ने से रूस के आसपास नाटो की ताकत और बढ़ेगी। उदाहरण के लिए फिनलैंड के पास यूरोप की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक मौजूद है। फिनलैंड के पास F-18 सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है, साथ ही वो अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन भी खरीदने जा रहा है। वहीं स्वीडन के पास ग्रिपेन फाइटर प्लेन है, जिनके बारे में स्वीडन ने दावा किया था कि वे रूसी सुखोई फाइटर प्लेन को मात देते हुए उन्हें मार गिराने में भी सक्षम हैं। वहीं जमीनी फौज के मामले में भी फिनलैंड के पास यूरोप की सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्टिलरी फोर्सेज हैं। उसके पास करीब 1500 अलग अलग आर्टिलरी सिस्टम हैं। साथ ही फिनलैंड के पास करीब 9 लाख की रिजर्व फोर्स है। दिसंबर 2021 में एक पोल में करीब 90% फिनलैंड के पुरुषों और 84% महिलाओं ने कहा कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फ में आर्कटिक इलाके में लड़ाई के मामले में फिनलैंड की सेना का कोई जवाब नहीं है। वहीं स्वीडन ने नेवल वॉर गेम में अपनी क्षमता साबित की है। स्वीडन के पास HMS गॉटलैंड नामक सबमरीन है, जो डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को चमका देने में सक्षम है। जानकारों का मानना है कि रूस के साथ हजारों किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाले फिनलैंड के जुड़ने से नाटो को अतिरिक्त खुफिया जानकारी मिल सकती है, जो कि युद्ध की स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाटो के पास अपनी एक्टिव खुफिया क्षमता नहीं है, वो इसके लिए अपने सहयोगी देशों पर निर्भर है। ऐसे में फिनलैंड इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो रूस का सीमावर्ती देश है और नाटो के किसी और सहयोगी की तुलना में रूस से ज़्यादा परिचित है। अब यही कारण है कि रूस इस मामले में बौखलाया हुआ है और फिनलैंड और स्वीडन को चुनौती दे रहा है। और अगर ये देश नाटो में शामिल होते हैं तो रूस की सीमावर्ती सुरक्षा खतरे में आएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो फिर रूस अपना अगला कदम क्या उठाता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।